शुरू करने जा रहे हैं आपके आर.एस. अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन नंबर 27। हमने इसके पहले सारी चीज़ कंप्लीट कर दिए कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर्स का। इसके नेक्स्ट चैप्टर है आपका इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। जितना मज़ा आपको इसके पिछले चैप्टर में आने वाला है, इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल में बहुत इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है ना। आप ये सोच सकते हो कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है अगर उसे सही तरीक़ा से पढ़ा जाए। देखो ये जो कह रहा है ना, एक और बात बता देते हैं कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल के प्रत्येक चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन के साथ सीरियल वाइज वीडियोस आपको मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पे मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे जाके आपका अपना वीडियोस देख लेना है। आप 9th में हो तो 9th में, 12th में हो तो 12th में, ठीक है, 10th में हो तो 10th में, 11th में हो तो 11th में। मतलब अगर आप IIT जेईई का तैयारी भी कर रहे हो, मतलब उस लेवल का कंपटीशंस वगैरह का जो +2 लेवल पे होता है, IIT मेंस एडवांस वगैरह का, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं आपके चैनल्स पे, बाबा मैथ्स वाले पे, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द two angles and a side of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is the statement true? Why? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो एंगल्स है हमारे पास। मान लीजिए ये एंगल एक है और एक एंगल ये है, और एक साइड मान लीजिए ये है, और यहाँ पे एक है। बहुत सारे केसेस बनेंगे, वैसे हम सारे केसेस आपको बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका DEF है ना, ये आपका ABC है, ठीक है ना। इसमें आपको ये बताया गया है कॉन्ग्रुएंसी के जैसा माने आप, कॉन्ग्रुएंट के जैसा माने आप, थोड़ा सा मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट जैसा बनाएं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब ये साइड इसमें बराबर दी गई है और ये एंगल इसके बराबर दी गई है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल से। और इन्होंने यही बोला है कि दोनों ट्रायंगल में जो दी गई है वो दो एंगल्स दिए गए हैं और एक साइड बराबर दिए गए हैं। लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एंगल इन साइड्स के इंक्लूडेड है, साइड इन एंगल्स के इंक्लूडेड है, मैंने अंदर है कि बाहर है। तो अगर ये होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन ज़रा सोचो कि केस तो ये भी बन सकता है, ये एक फिगर हो, ठीक है ना, और ये एक फिगर हो आपका, मान के चलो, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ठीक है। तो अपने आप सुनना हमारी बात को ध्यान से, अपने आप ये तीसरा एंगल तो बराबर हो ही जाएगा इसके, क्योंकि दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल बराबर। लेकिन इन्होंने साइड के बारे में कमेंट नहीं किया कि कौन से साइड दिया गया है। तो मान लो इसमें दे दिया गया है कि ये वाला साइड इसके बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या नहीं होंगे। क्या है कि तीन लाइन वाला एंगल और दो लाइन वाला एंगल और एक लाइन वाला एंगल के बीच में ये साइड है, जबकि ये वाला जो साइड जो बराबर दी गई है लंबाई, वो लंबाई आपका ये 3 एंगल और एक एंगल के बीच में दिया गया है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं हुआ। अगर हम बोले कि हमारा ही एक जुड़वा खड़ा कर दिया जाए, तो वो जुड़वा कब मतलब होगा कॉन्ग्रुएंट? जब उसका प्रत्येक पार्ट के बराबर हो। बस इतना ही नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी ज़रूरी है बोलना, क्योंकि कानी उंगली का मैच कराया जाएगा इस फिगर के कानी उंगली से, हाथ का मैच कराया जाएगा मुंह से नहीं, हाथ का उधर वाले फिगर से हाथ से ही कराया जाएगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है ना। एक हल्का सा आपको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो क्या होगा कि जैसे मान लो तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो है वो बराबर दिए गए हैं, और ये साइड जो है ना दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, लेकिन ये वाला साइड हम कर लेते हैं इसके बराबर। ये जितनी लंबा है उतना लंबाई ये खींच लेते हैं। मान के चलो ये A है, ये B है और ये C है, और ये हम DE की लंबाई को कह देते हैं कि ये इसके बराबर है। और यहाँ पे जो एंगल C है ना, वो भी हमको दिया गया है इस एंगल C के बराबर। ठीक है, ये हम कर लेते हैं, इतना कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब ये जो यह वाला जो एंगल है ना, वो इसी पॉइंट से बनेगा। तो ये पॉइंट से तो हम तलाश कर सकते हैं ना, यहाँ ये साइड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मैंने ऐसा सटाना है कि ये एंगल के बराबर इधर सेट हो।
तो अगर मान लो कि ये तो लंबाई बढ़ रही है घट रही है, अब ये लंबाई घट रही है बढ़ रही है मान के चलो, तो यहाँ पे आके मान लो तुम्हारा एंगल बन गया इसके बराबर। तो अब ज़रा सोचो कि ये वाला साइड को जब तुम ढकने जाओगे तो इससे ढकने जाओगे, सही बात है ना, ये साइड को इस पे रखोगे इसके बराबर है। तो क्या ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि ये साइड जब इस पे आएगा पलट के आएगा तो ये एंगल तो इसके बराबर दिया नहीं गया है, दोनों तो बाहर है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिए गए हैं, ये साइड तो बाहर है। तो एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एंगल इस पे जाके बैठ जाए, क्योंकि ये पलटोगे और तीर हल्का सा रोटेट करोगे तो इस पे आके बैठेगा, तो ये एंगल को ये एंगल के बराबर तो कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एंगल है वो इसका बराबर हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसको इसके बराबर दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट गिवन टू, मतलब हमें ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है कि दो लाइन और एक लाइन के बीच में अगर साइड है तो यहाँ भी दो लाइन और एक लाइन के बीच में ही साइड होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ये भी कह सकते हैं कि दो एंगल और ये एंगल के बीच वाला साइड, तीन एंगल और ये एक साइड के बीच वाला दे दे, तो भैया करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि यह वाला बात यहाँ वाला के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। तो रीज़न में हम ये लिख देंगे दिस इज़ नॉट करेंट बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट गिवन, ठीक है ना। तो इसे आप प्रिंट कर लीजिए। तो ये लास्ट में लिख लीजिएगा कि नॉट ट्रू बिकॉज साइड्स मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो कॉन्ग्रुएंट को ट्रायंगल होना, मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो जो साइड होना चाहिए वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट भी होना चाहिए, तभी तो CPCT आप लगाते हो। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल के साथ, है ना। थैंक यू।